दिल्ली नॉलेज ट्रैक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा भोसले है और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरा 15वां रैंक आया है। मैं मुंबई से हूँ और मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीई किया है और आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है। मैंने लगभग 3 सालों तक एक निजी कंपनी में नौकरी की है और अपने नौकरी के साथ साथ ही 2016 से मैं थोड़ी बहुत यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन समय का अभाव महसूस होने के कारण 2017 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय यूपीएससी की तैयारी में लग गई। परीक्षा का यह मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा ऑप्शनल विषय था समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। मेरा परीक्षा का माध्यम था अंग्रेज़ी, लेकिन ये वीडियो हिंदी में होगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में मेरी स्ट्रैटेजी पढ़नी है तो आप मेरे ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं। मेरा ब्लॉग का एड्रेस है nehabhosleblog.wordpress.com nehabhosleblog nehabhosleblog.wordpress.com या आप मेरा टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट यूपीएससी सीएसई। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा ऑल ALL_about ABOUT_UPSC_CSE। तो अपने ब्लॉग और अपने चैनल दोनों पर भी मैंने अपनी सारी क्लास की नोटबुक्स डाल दी है। अपने सारे चेक्ड टेस्ट पेपर्स एसए के, जीएस के, सोशियोलॉजी के सारे अपलोड कर दिए हैं और मेरे जीएस स्टैटिक के जो प्रीलिम्स के लिए बनाए हुए नोट्स थे और करंट अफेयर्स के जो मेंस के लिए बनाए हुए नोट्स थे वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। और अगले कुछ दिनों में मैं अपनी प्रीलिम का पेपर कैसे सॉल्व करता है उसकी स्ट्रैटेजी, मेंस की आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी और उसके नोट्स और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग या मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं बाकी की स्ट्रैटेजीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं अगला एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो बात करते हैं जीएस की और एसए की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बात होगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है एक बार आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा और जितना हो सके उस सिलेबस को याद कर दीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, तो उस सिलेबस को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और दूसरा काम जो आपको करना है वो है पिछले कम से कम 5 सालों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के भी पेपर्स आपको देखने हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं पिछले 5 सालों के, और वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों में भी किस चीज़ पर ध्यान देना है, कहाँ पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी की तरफ से। ये दोनों काम होने के बाद आपको अभी शुरुआत में ही आप आपका ऑप्शनल विषय चुन लीजिएगा। कहते हैं कि जो आपका कॉलेज में आपने जो विषय पढ़ा है वही चुनना आसान होता है क्योंकि आपने वो विषय पढ़ा होता है एक बार। मैंने भी यही सोचा था शुरुआत में। मेरा इंजीनियरिंग का विषय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था जो यूपीएससी में नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ऑप्शनल है यूपीएससी में। तो जब मैं नौकरी में थी तो मैं मैनेजमेंट ऑप्शनल की ओर से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उस विषय के लिए ना तो सही गाइडेंस अवेलेबल थी, ना तो कोई कोचिंग के नोट्स अवेलेबल थे, ना तो कोई अच्छी कोचिंग की टीचर थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही थी। टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, फिर उसमें से नोट्स भी खुद ही बनाओ, खुद ही तय करो कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो बहुत समय जा रहा था उसमें। इसीलिए जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो मैंने अपना ऑप्शनल विषय भी बदल दिया और समाजशास्त्र चूज़ किया। समाजशास्त्र चूज़ करने के पीछे कारण ये था कि इसके बहुत अच्छे क्लासेस के नोट्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग भी अवेलेबल है इसके लिए, जो आपका काम बहुत आसान करती है। तो ये क्राइटेरिया आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शनल विषय चुनते समय। सिर्फ उस विषय में रुचि या वो विषय आपने कॉलेज में पढ़ा हो, सिर्फ यही फैक्टर ध्यान में मत रखिएगा। ये भी देखिएगा कि आपका काम आसान हो सकता है क्या। कोई क्लास के नोट्स, कोई
अच्छी सी टेक्स्ट बुक भी अगर उस विषय की अवेलेबल हो, जो सारा तो नहीं, कम से कम 70 से 80% सिलेबस कवर करती हो, ऐसा कोई टेक्स्ट बुक भी अगर उस विषय का हो ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। और क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, जीएस का पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, एसए का पढ़ना है, तो बेहतर होगा कि ऑप्शनल का थोड़ा तो काम अगर आपका आसान हो सके तो कोशिश कीजिएगा। और दूसरी एक बात है कि स्केलिंग तो हो रही है ऑप्शनल्स में, तो कहते तो है कि हर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है मैथ्स जैसे, उसमें बहुत हाई मार्क्स आने की कोशिश की जा सकती है। जैसे पिछले साल 350 से भी ज़्यादा मार्क्स आए थे कुछ लोगों के। और जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय होते हैं समाजशास्त्र जैसे, उसमें तो अब तक किसी के 350 से ज़्यादा नहीं आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रुचि है और अगर आप कर सकते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, फिज़िक्स लेना ज़रूर अच्छा आइडिया होगा। पर अगर वो आपसे नहीं हो पा रहे तो ज़रूर समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, ऐसे विषय आप ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमारे लिटरेचर के पेपर है, ना सिर्फ हिंदी लिटरेचर बल्कि जो रीजनल लिटरेचर के पेपर आप देखेंगे, अगर तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर, उसमें भी आजकल काफ़ी हाई स्कोर्स जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव भी अभी कर लीजिएगा। और जैसे आपने प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स देखे, वैसे ही आपके ऑप्शनल विषय के भी पिछले 5 सालों के पेपर देख लीजिएगा। उससे भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कौन से विषय में आपकी रुचि है, कौन सा विषय आपको लगता है आप मैनेज कर पाएंगे। और मैंने जो एक काम किया था, क्योंकि मुझे नया ऑप्शनल चुनना था मैनेजमेंट के बाद, वो था कि जो 3-4 ऑप्शनल मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और फ़िलोसॉफ़ी, ये मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। तो इनके मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़े थे, 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ पढ़े थे। और एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद फिर जो मुझे सबसे बेहतर लगा था वो था समाजशास्त्र, और उसी को मैंने चुना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप आपका ऑप्शनल विषय चुन सकते हैं। पेपर्स देखना, गाइडेंस किसकी अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक किसका अवेलेबल है, अच्छी कोचिंग किसकी अवेलेबल है, और एनसीईआरटी पढ़ के आपको कौन सा विषय थोड़ा अच्छा लगा, वो सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात शुरू करते हैं जीएस के प्रिपरेशन की। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की भी साथ में तैयारी करनी है, लेकिन प्रीलिम्स परीक्षा के लगभग 2.5 से 3 महीने पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान देना है। बाकी लगभग 1 साल तो आप दोनों की एक साथ तैयारी कीजिएगा और ऑप्शनल भी साथ साथ कवर करते रहिएगा। और जीएस के लिए मैंने विजन का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स लगाया था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाते हैं। तो विजन के लेक्चर्स के जो नोट्स मैंने बनाए थे वो जीएस के लिए मेरा बेस मटेरियल था। और ये मेरे सारे नोटबुक्स मैंने ब्लॉग और चैनल पर डाल दिए हैं। और ये नोट्स के अलावा हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। जो भी एक टेक्स्ट बुक आप पढ़ो, उस टेक्स्ट बुक को और मेरे क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, ये मेरा स्ट्रैटेजी थी। तो अब बात करते हैं एक एक विषय की। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने आर.एस. शर्मा सर की इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट ये बुक पढ़ी थी। और ये बुक 2 बार पढ़ के होने के बाद मैंने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटीज़, ये दोनों वो भी पढ़े थे मैंने एक बार सिर्फ। और जो उस बुक में नहीं थे फैक्ट्स, प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स, वो मैंने नोट डाउन कर लिए। और उसके बाद फिर उन 2 एनसीईआरटीज़ को कभी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ उस बुक को रिवाइज़ करती गई और जो उन दोनों से थोड़े से नोट्स बनाए थे उन नोट्स को रिवाइज़ करती गई। और प्रीलिम्स के थोड़े से पहले मैंने उस बुक से भी थोड़े से नोट्स बना लिए, बहुत एंड में बनाए थे वो नोट्स। बाकी समय क्योंकि मैं लैपटॉप पर पढ़ रही थी तो मैं पीडीएफ्स में पढ़ती थी और पीडीएफ्स में ही हाईलाइट कर देती थी, और सिर्फ हाईलाइटेड जो पार्ट रहता था उसी को रिवाइज़ करती रहती थी। नोट्स बनाने से बेहतर मुझे वो लगता था कि हाईलाइट करो और उसी को बार बार पढ़ते रहो। और ये जो मैंने बुक बताई है, इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, ये जो उन्हीं ऑथर की जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, उसी की थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है। तो मैं कहूँगी कि पुरानी एनसीईआरटी से बेहतर होगा कि आप ये बुक पढ़ लें, उसमें थोड़े ज़्यादा डिटेल्स हैं।
फिर आते हैं मिडीवल हिस्ट्री पे। मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने सतीश चंद्रा सर की हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया ये बुक पढ़ी। अगेन ये भी उनके पुराने एनसीईआरटी की थोड़ी न्यू और डिटेल वर्जन है ये बुक। और इस बुक को भी 2 बार पढ़ने के बाद मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी और क्लास 12 की एनसीईआरटी दोनों न्यू एनसीईआरटीज़ एक बार पढ़ी और उसमें से नोट्स बना लिए जो उस बुक में नहीं थे। और फिर उन दोनों एनसीईआरटीज़ को फिर से कभी हाथ नहीं लगाया। सिर्फ ये जो बुक था उसके जो हाईलाइटेड पोर्शंस थे उसको बार बार रिवाइज़ करती गई और जो थोड़े से नोट्स थे एनसीईआरटी के उसको रिवाइज़ करती गई। और फिर से प्रीलिम्स के थोड़ा सा पहले मैंने बुक के भी थोड़े से नोट्स बना लिए थे, जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो सके इसीलिए। फिर आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने जो पुरानी एनसीईआरटी थी बिपिन चंद्रा सर की, मॉडर्न इंडिया नाम की, वो और बिपिन चंद्रा जी की ही इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये दोनों बुक्स से मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नोट्स बनाए थे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत है तो इस सब्जेक्ट पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इन दोनों बुक्स से नोट्स बना लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास समय की थोड़ी कमी है तो पुराना एनसीईआरटी आप इग्नोर कर सकते हैं, उसकी जगह सिर्फ मैं कहूँगी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो मेंस के लिए भी बहुत काम आती है। और इन दोनों बुक्स के अलावा फिर मैंने एक बार ये दोनों बुक्स 2 बार पढ़ के और नोट्स बना के होने के बाद मैंने एक बार क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी और क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी वो पढ़ ली है और उनमें से जो प्रीलिम स्पेसिफिक फैक्ट्स है जो उन 2 बुक्स में नहीं थे वो नोट डाउन कर लिए सिर्फ। और फिर एंड में मैंने सिर्फ इन 4 बुक्स से बनाए हुए नोट्स में बार बार रिवाइज़ करती गई। और जो स्पेक्ट्रम है राजीव अहीर सर की, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की राजीव अहीर सर की बुक, उससे मैंने सिर्फ हर चैप्टर की समरी और जो एंड में जो अपेंडिसेस दिए हुए हैं सिर्फ वो पढ़े थे, बाकी मैं सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज़ करती गई। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एक तो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वो और नितिन सिंघानिया सर की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो, ये दोनों मैंने पढ़ी। दोनों में से भी मैंने नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ उसमें पीडीएफ में हाईलाइट करती गई और जो हाईलाइटेड पोर्शन था उसी को बार बार रिवाइज़ किया मैंने। फिर पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी रेफ़र की, उसमें भी ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाई, सिर्फ इम्पॉर्टेंट थोड़े से पेज नंबर्स थे वो नोट डाउन करके रख लिए थे, बाकी समय वही पीडीएफ में हाईलाइट करके रखा और बार बार उसी को रिवाइज़ किया। इंडियन इकोनॉमी के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी और क्लास 12 की सिर्फ एक एनसीईआरटी जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 2 एनसीईआरटीज़ मैंने पहले पढ़ी, उसमें भी वही हाईलाइट कर दिया पीडीएफ में। और ये दोनों पढ़ने के बाद मैंने रमेश सर सिंह की जो बुक है वो पढ़ी थी और उसमें से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पेज नंबर्स है वो नोट डाउन किए थे और एकदम थोड़े से नोट्स बनाए थे। और उसके बाद एक बार सिर्फ क्लास 9 और क्लास 10 की भी एनसीईआरटी देख ली थी कि प्रीलिम स्पेसिफिक कोई फैक्ट्स उसमें है जो उन तीनों बुक्स में नहीं थे, वो भी नोट डाउन कर लिए फिर। और यही अपने जो नोट्स प्लस हाईलाइटेड पोर्शन उन्हें रिवाइज़ करती गई। और प्रीलिम्स के पहले सिर्फ एक बार मैंने मृणाल पटेल सर के जो हैंडआउट्स हैं ना इकोनॉमी के, वो पढ़े थे मैंने सिर्फ एक बार। और फिर आते हैं हम एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की जो बुक है वो पढ़ी थी, उसमें भी नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ पीडीएफ में हाईलाइट कर दी गई और उसी को बार बार रिवाइज़ किया मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे लगता है वो करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाता है। तो ये जो सारे बुक्स है ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काम आते ही है क्योंकि ये बेस मटेरियल ही है हमारा जीएस के स्टैटिक पोर्शन का। और अगर इससे आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो घबराइएगा मत, एक ला एक्सेलेंस के रेडी रिकॉर्नर्स आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप उनके टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ला एक्सेलेंस के रेडी रिकॉर्नर्स हर सब्जेक्ट के आते हैं वो। और एक है डिज़ायर आईएएस नाम की वेबसाइट है, उस पर कुछ जो एनसीईआरटीज़ भी है और कुछ जो स्टैंडर्ड नोट्स भी है उनके क्रक्स नोट्स अवेलेबल है, क्रक्स नोट्स या समरी नोट्स है, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डिज़ायर आईएएस के वेबसाइट से। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो प्रीलिम्स के पहले क्विक रिवीजन के लिए ये 2 सोर्सेज बहुत अच्छे हैं और मेंस के लिए भी स्टैटिक का क्विक रिवीजन अगर करना हो तो इन 2 सोर्सेज से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेंस के लिए।
जो मेन स्पेसिफिक एरिया होता है। अगेन जो विजन के मेरे क्लास के नोट्स थे वो मेरा बेस मटेरियल था। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे ना, विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है जिसे हम वैम कहते हैं, तो मेंस का सिलेबस आप एक बार अपने सामने रखिएगा, और मेंस के सिलेबस के हर टॉपिक के लिए विजन की वैम अवेलेबल है। GS1, GS2 और GS3 के लिए मैं ये कह रही हूँ। तो इन 3 पेपर्स के लिए विजन के वैम्स ही मैंने पढ़े थे, भले वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी हो, इवन सोसाइटी हो। तो सबके लिए जो विजन के वैम्स थे इन 3 पेपर्स के, वो सारे मैंने रेफ़र किए थे। और इसके अलावा कुछ जो विषय, कुछ जो टॉपिक्स थे जो विजन के वैम में मुझे लगा कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जिसमें थोड़ा और वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसके लिए आप IAS फॉर श्योर नाम की एक वेबसाइट है। IAS फॉर 4 करके लिखा है उन्होंने, IAS फॉर श्योर, SURE, IAS फॉर श्योर। इस वेबसाइट पर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे प्रोजेक्ट विकी IAS, उस नाम का सेक्शन दिखेगा, प्रोजेक्ट विकी IAS। अगेन फ्री में आपको GS1, GS2, GS3 के जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसके नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। वो मैंने रेफ़र किए थे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए। तो ये हो गया मेरा GS के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का स्टैटिक। सिर्फ इन्हीं 2 सोर्सेज से मैंने किया था, और जो मेरे विजन की नोटबुक थी थोड़ी बहुत वो, और प्रीलिम्स का जो हमारा पोर्शन था वो तो रिवाइज़ करना ही था थोड़ा सा। मोस्टली थोड़ा याद तो होता ही है प्रीलिम्स के वक्त का, पर एक बार रिवाइज़ कर ही लीजिए वो प्रीलिम्स और मेंस के गैप में। तो ऐसे हमारा स्टैटिक कवर हो जाता है। मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर्स कैसे करना है अब ये मैं बताऊंगी। करंट अफेयर्स के लिए मैं रोज़ हिंदू पढ़ती थी, पर न्यूज़पेपर्स से नोट्स बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें बहुत समय भी जाता था, और मुझे लगता है कि हम एज ए स्टूडेंट इतना ज़्यादा नहीं जानते करंट अफेयर्स और UPSC के बारे में जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जानते हैं। तो वो बहुत अच्छे से और बहुत कंसाइज नोट्स बना के देते ही हैं उनके मैगजीन्स में। लेकिन द हिंदू पढ़ना मुझे इसीलिए ज़रूरी लगा क्योंकि एक तो आप उनकी लैंग्वेज से अक्वेंटेड हो जाते हैं, उस लैंग्वेज की आपको आदत हो जाती है, तो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको आसानी होती है, आप उसी तरह की भाषा का थोड़ा सा प्रयोग करना सीख जाते हैं। और दूसरी एक और बात है कि द हिंदू पढ़ते पढ़ते ना कुछ टॉपिक्स अपने आप आपके जहन में आ जाते हैं। आप भले कॉन्शियसली उसको रिवाइज़ ना भी करें, पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो विषय रह जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना इसीलिए मुझे फ़ायदेमंद लगता है। भले आप नोट्स ना बनाएं, पर न्यूज़पेपर पढ़िएगा ज़रूर, एक कोई न्यूज़पेपर। तो मैं हिंदू पढ़ती थी, और सिर्फ इंटरव्यू के लिए ना, इंटरव्यू के लगभग 2 महीने पहले हिंदू के अलावा मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट, ये दोनों न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर दिया था, और बाकी समय सिर्फ हिंदू पढ़ा था। फिर इसके अलावा थोड़े से नोट्स तो बनाती थी मैं हिंदू से, पर ज़्यादा नहीं। मैंने अपने नोट्स अपलोड कर लिए अपने ब्लॉग और चैनल पे, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है वो, बस नाम के लिए बनाती थी। और वो भी क्या बनाती थी मैं नोट्स, ये बताती हूँ। अगर कोई फैक्ट्स या कोई स्टैटिस्टिक हो, या अगर कोई जजमेंट हो, या कोई कमेटी का नाम, कमेटी के रिकमेंडेशंस, ये सब दिखे ना, तो वो मैं अपने नोट्स में डाल देती थी, क्योंकि ये आपके मेंस के आंसर में ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। क्योंकि एनालिसिस तो हर कोई कर लेगा, पर ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिख दिया, या किसी कमेटी का नाम लिख दिया, या किसी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था ये लिख दिया, तो ये थोड़ा मुझे लगता है आपके हर आंसर में ना शायद आधा या 1 मार्क ज़्यादा दे दे आपको। तो ये सब मैं नोट डाउन करती थी हिंदू से। और मेंस से पहले मैंने 2 बार सिर्फ रिवाइज़ किए थे अपने हिंदू के नोट्स, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया था जो मैं आगे बताऊंगी। फिर द हिंदू के अलावा विजन की जो वेबसाइट है उस पर आप देखेंगे AIR न्यूज़ अपलोड होते हैं, ऑडियोज़ अपलोड होते हैं उसके, उसमें से सिर्फ जो हाई इम्पोर्टेंस मार्क किया होता है विजन ने, सिर्फ वो हाई इम्पोर्टेंस वाले ऑडियोज़ मैं सुनती थी AIR न्यूज़ के, और उससे भी थोड़ा बहुत नोट्स बना लेती थी। फिर राज्यसभा TV पर टॉपिक देखकर मैं न्यूज़ देखती थी यूट्यूब पे उनके चैनल पर। तो उनके जो प्रोग्राम्स जो मैंने फॉलो किए थे सिलेक्टिवली, हाँ, सिर्फ टॉपिक देखकर जो प्रोग्राम मैंने फॉलो किए थे वो थे द बिग पिक्चर, पॉलिसी वॉच, इंडियाज़ वर्ल्ड, सिक्योरिटी स्कैन और साइंस मॉनिटर। साइंस मॉनिटर के टॉपिक्स नहीं दिखते आपको, वो हर हफ्ते आता है, तो कभी कभी मैं देख लेती थी अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा साइंस मॉनिटर में तो वो भी।
और ये ना आप जिस दिन वो वीडियो आता है उस दिन मत देखिएगा, 2 या 3 दिन बाद देखिएगा। तो उस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, तो वो किसी ना किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो वो आपका थोड़ा काम बच जाता है। उसी कमेंट सेक्शन के जो पॉइंट्स है उसी को आप उठा के आपके नोट्स में डाल दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वो भी लिखिएगा, पर ये तैयार पॉइंट्स की समरी आपको मिल ही जाएगी कमेंट सेक्शन में 2-3 दिन बाद अगर आप चाहेंगे तो ये मेरे 3 सोर्सेज थे, हिंदू, AIR न्यूज़ और राज्यसभा टीवी, जिससे मैं थोड़े से नोट्स बनाती थी। और ये जो थोड़े से नोट्स बने थे वो मैंने रिवाइज़ कर दिए थे मेन से पहले 2 बार सिर्फ। और इसके अलावा जो विजन का मंथली मैगज़ीन आता है वो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगी विजन का मैगज़ीन बहुत ज़रूरी है। और मैं वो मैगज़ीन पढ़ने के बाद उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती थी और उसी को बार बार रिवाइज़ करती थी। कम से कम मैं कहूँगी प्रीलिम्स का फुल टाइम प्रिपरेशन आप जो प्रीलिम्स के, जैसे मैंने कहा, 2.5 या 3 महीने पहले शुरू करेंगे, उससे पहले कम से कम 2 बार तो विजन का मैगज़ीन हर महीने का रिवाइज़ हो जाना चाहिए। और फिर उन 3 महीनों में तो आपको PT 365 पढ़ना ही है। तो नोट्स मैं कहूँगी मत बनाइएगा आप अपने विजन के मैगज़ीन से। PT 365 बहुत अच्छा है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को रिवाइज़ कर दीजिएगा बाद में। और मैं विजन के मैगज़ीन से और मेंस 365 से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स ज़रूर बनाए थे। मेंस 365 क्योंकि वो प्रीलिम्स के बाद आता है, तो मैंने क्या किया था अभी 2019 के मेंस के लिए मैंने जो 2018 का मेंस 365 था वो, और जो विजन के मंथली मैगज़ीन्स थे वो, इन दोनों से मैंने मेन स्पेसिफिक नोट्स, जैसे मैंने बताया कि कमेटी के कोई रिकमेंडेशंस हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो या कोई फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स जो भी थे ना इन दोनों में, वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मेंस के वक्त ना रिवीजन थोड़ा जल्दी हो पाए। ये मैंने नोट्स बना के रखे थे प्रीलिम्स से पहले ही, मेंस 365 2018 का, और जो विजन मैगज़ीन हर महीने आता है उसमें से सिर्फ। और प्रीलिम्स के बाद जब मेंस 365 लेटेस्ट ईयर का आया था 2019 का, वो सिर्फ मैंने पढ़ा और उसमें हाईलाइट किया और हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज़ किया। और जो मैंने अपने नोट्स जो बनाए थे ना, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स जो सब उसमें थे, उसको अगर कुछ न्यू ईयर में कुछ 2019 में कुछ अपडेट हुआ होगा तो वो थोड़ा सा अपडेट कर लिया था अपने नोट्स में अगेन। तो ये मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी थी। और हाँ, मेंस के लिए मैंने वापस से विजन के मैगज़ीन्स रिवाइज़ नहीं किए थे, क्योंकि मेंस 365 बहुत अच्छा होता है। उसमें ना आपको हर टॉपिक का एक ही जगह पर सारा मटेरियल मिल जाता है। मैगज़ीन में क्या होता है, एक महीने कुछ आएगा, अगले महीने कुछ आएगा, तो उससे बेहतर है कि मेंस के लिए आप सिर्फ मेंस 365 रिवाइज़ करते रहे। और अगर जैसे मैंने बनाए थोड़े से रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए वैल्यू एडिशन वाले नोट्स, तो वो बना लीजिएगा और उसे भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने मेंस के लिए पहले तो प्रीलिम्स के लिए जो PT 365 था और विजन के मैगज़ीन के जो हाईलाइटेड सेक्शंस थे, उन दोनों के अलावा मैंने एक बार सिर्फ राउस का प्रीलिम्स कंपास भी पढ़ा था। विजन का होने के बाद ही ये किया था, क्योंकि मुझे लगता है करंट अफेयर्स के लिए ना थोड़ा अगर सोर्सेस ब्रॉडन कर दिए जाए ना, तो मे भी अगर एक आध क्वेश्चन बन गया उससे, तो बेहतर होगा सोर्स ब्रॉडन करना। तो इसीलिए विजन के अलावा मैंने एक बार राउस का प्रीलिम्स कंपास पढ़ा था। और मेंस के लिए विजन का मेरे नोट्स और विजन्स का मेंस 365 होने के बाद मैंने सिर्फ एक बार MK यादव सर का QEP पढ़ा था। QEP के PDFs पढ़े थे, सिर्फ क्लासेस वगैरह नहीं देखे थे। QEP के जो PDFs थे वो पढ़े थे एक बार मेंस के पहले। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का सारा सोर्सेस हो गया। और इनके अलावा ना सिर्फ करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगी, इवन स्टैटिक पोर्शन में जो कुछ चीज़ें काम आई जो मैंने पढ़ी थी वो मैं बताऊंगी। एक तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ समरी पढ़िएगा, मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे कभी नहीं पढ़ा। और उसमें भी जो करंट लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो पूरा पढ़िएगा। उसकी समरी विजन की पढ़ी थी मैंने, पूरी समरी लेटेस्ट ईयर की। और पिछले 3 सालों की जो इकोनॉमिक सर्वे की समरी, उसका सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़िएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम 1 होता है ना वो जनरल होता है, इकोनॉमी के कंडीशन पर होता है, और वॉल्यूम 2 स्पेसिफिक होता है। तो वॉल्यूम 2 में डेटा होता है, तो आपको पिछले सालों के डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटा आपको सिर्फ करंट ईयर का पढ़ना है। इसीलिए
करंट ईयर की आपको पूरी समरी पढ़नी है, लेकिन लास्ट 3 सालों की आप सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़िएगा, उसकी समरी पढ़िएगा। अगेन विजन की आपको उनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे पिछले इकोनॉमिक सर्वेज भी, तो वो पढ़े थे मैंने। दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये काम आया था। फिर जो लेटेस्ट इकोनॉमिक बजट होता है उसकी समरी मैंने पढ़ी थी जीएस स्कोर से। फिर जो लेटेस्ट इंडिया ईयरबुक आता है बहुत थोड़े से टॉपिक्स के लिए, उसकी समरी अगेन जीएस स्कोर की मैंने पढ़ी थी। फिर जीएस मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने जीएस स्कोर की सारे एआरसी सेकंड रिपोर्ट्स की जो समरी है आपको उनके वेबसाइट पर मिल जाएंगे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे जो एआरसी सेकंड के रिपोर्ट थे उन सब की समरी मैंने पढ़ी थी। और सारी तो अगर आप पढ़ पाए तो अच्छा ही होगा, पर उसमें से जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है कम से कम वो रिपोर्ट्स तो पढ़ ही लीजिएगा। जैसे एथिक्स वाली तो बहुत काम आएगी आपको जीएस 4 पेपर के लिए, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पढ़े थे, एक था दृष्टि IAS से मैंने जो नीति आयोग का एक्शन एजेंडा था ना 3 इयर्स का, उसकी समरी मैंने पढ़ ली थी दृष्टि IAS की। और जो नेक्स्ट IAS था उन्होंने इसकी जो इंडिया एट 75, मुझे डॉक्यूमेंट का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, अगेन नीति आयोग का ही डॉक्यूमेंट है, तो उसकी मैंने नेक्स्ट IAS की समरी पढ़ ली थी। ये सारे सोर्सेस मेरे जीएस प्रीलिम्स के लिए हो गए और तीनों पेपर जो GS1, GS2, GS3 मेंस के लिए हो गए। इसके अलावा अब एथिक्स पर आते हैं। एथिक्स के लिए एक तो विजन के क्लास में था ही, एथिक्स थ्योरी और केस स्टडीज़ दोनों कवर हो गए थे, तो वो लेक्चर नोट्स थे ही मेरे पास। इसके अलावा मुझे लगा था एथिक्स के पेपर में ना मैं अच्छे से हाई स्कोर कर पाऊँगी, तो मैंने लूकमान IAS का अंसारी सर का भी क्लास लगा लिया था ताकि और अच्छे से एथिक्स कवर हो पाए। तो उनके भी थ्योरी और केस स्टडी लेक्चर से जो मैंने नोट्स बनाए वो और मेरे विजन के नोट्स, ये मेरा बेस मटेरियल हो गया एथिक्स के लिए। और इसके अलावा विजन के जो वैम्स है, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, वो भी मैंने पढ़ा एथिक्स के लिए, वो भी मेरा बेस मटेरियल हो गया। मैंने एथिक्स के लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी क्योंकि लेक्सिकॉन मैंने ना पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत बोरिंग लगी थी मुझे वो। तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू एथिक्स कवर कर लूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक तो विजन के लास्ट 3 साल की जो टेस्ट सीरीज़ थी ना उसके मॉडल आंसर्स पढ़ लिए सारे। फिर लूकमान के प्रैक्टिस वर्कबुक्स जो हमें मिले थे केस स्टडीज़ के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, वो लूकमान के प्रैक्टिस वर्कबुक किए। और इसके अलावा जीएस स्कोर के आंसर राइटिंग वर्कबुक्स जो आए थे थ्योरी और केस स्टडी दोनों के लिए, तो ये 3 सोर्सेस से मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रही थी, मुझे लगा कि यही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अच्छे से एथिक्स कवर हो जाएगा, और शायद से हो भी गया बहुत अच्छे से कवर। और इसके अलावा 3 सोर्सेज जो क्विक रिविजन के लिए काम आए थे, एक तो था एथिक्स टर्मिनोलॉजी, जो सारे एथिक्स की डेफिनेशन है ना उसकी एक PDF है जीएस स्कोर की, वो मैंने पढ़ी थी। फिर एक थिंकर्स की मॉरल थिंकर्स एंड लीडर्स की एक PDF है अगेन जीएस स्कोर की, वो मैंने पढ़ी थी क्विक रिविजन के लिए। और राउस का जो कंपस आता है, मेंस कंपस एथिक्स का, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम है उसका, राउस का मेंस कंपस, वो भी बहुत अच्छा है क्विक रिविजन के लिए। तो नोट्स मैंने एज सच सिर्फ जो क्लास के मेरे लेक्चर के नोट्स थे ना वही बनाए थे, बाकी सब हाईलाइट कर लिया अगेन एथिक्स के लिए, और ये 3 सोर्सेज क्विक रिविजन के लिए यूज़ किए। तो ऐसा मेरा प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन हो गया जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के लिए। सोशियोलॉजी जैसे मैंने बताया मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो एक बार प्लीज़ मेरा ब्लॉग चेक कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगी आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए ना प्रीलिम्स की, आपको क्वेश्चन पेपर ऐसे बनता है कि 35 से 40 एट द मैक्स 35 से 40 ही सवाल ऐसे होंगे जिसका आप एकदम कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि हाँ मेरा इस सवाल का मैं सही जवाब जानती हूँ और सही जवाब दे रही हूँ। तो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गेस वर्क और ऑप्शन एलिमिनेशन से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि 35-40 सवाल सिर्फ अटेम्प्ट करके तो आपका कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होने वाला। तो स्टैटिक ऑफ कोर्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जो इजी स्टैटिक बेस्ड सवाल है ना वो आपको पक्का से आने चाहिए। और जो अगर
से लक्ष्मीकांत से कोई सवाल आ गया या जो बेसिक हिस्ट्री वाली अपनी एनसीईआरटी है उससे कोई सवाल आ गया, तो वो आपके कभी रॉन्ग नहीं जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ऐसे आउट ऑफ द मतलब उन बुक्स के बाहर से ऐसे जो लगता है ना, अरे ये सवाल कहाँ से आ गया, जैसे रानियों अशोक जो इस साल था, किसी ने पढ़ा नहीं था किसी बुक में। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, उसमें आपको गैस वर्क करना ही पड़ेगा। तो गैस वर्क कैसे किया जाए? सबसे पहले तो गैस वर्क के लिए ना पिछले कम से कम मैं कहूँगी 10 साल के प्रीलिम्स के पेपर्स देख लीजिएगा अच्छे से। सॉल्व पेपर्स, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे ना पिछले 10 साल के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा। तो जब आप सॉल्व पेपर्स देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ट्रिक समझ में आ जाएंगी ऑप्शन एलिमिनेशन की, कि कैसे ऑप्शंस देती है यूपीएससी, कैसे कंफ्यूज करती है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, कैसे कंफ्यूज करती है ऑप्शंस में। तो वो जब आप पेपर्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा एक कोई टेस्ट सीरीज़ कर लीजिएगा। तो मैंने विजन के सारे टेस्ट कर लिए थे, विजन आईएएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के। और जो थोड़ा एरियाज़ जो मुझे लगे मेरे थोड़े कमज़ोर है, जैसे हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, तो हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के लिए मैंने इनसाइट्स आईएएस जो है, इनसाइट्स ऑन इंडिया, उनके टेस्ट देखे थे सिर्फ हिस्ट्री और एनवायरनमेंट के लिए। तो एक तो लास्ट ईयर के पेपर और ये टेस्ट सीरीज़ मिला के जो आप लगभग आपके 50 टेस्ट तो हो ही जाएंगे, 40 to 45-50 टेस्ट हो जाएंगे। तो इतने टेस्ट देखने के बाद ना एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करें। और जो टेस्ट आप करेंगे ना, उसमें जो आपको रॉन्ग जो क्वेश्चंस मिले ना, वो हाईलाइट करके रख दीजिएगा। मैं नोट्स तो नहीं बनाती थी, सिर्फ हाईलाइट करती थी पीडीएफ में कि हाँ ये सवाल मेरे रॉन्ग आए थे, और सिर्फ जो रॉन्ग सवाल आए थे ना उनको दोबारा रिवाइज करती थी मैं। और उसमें भी मैंने वो ऑब्ज़र्व किया था कि ओके क्यों रॉन्ग आए थे, जैसे मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं था, या मेरा नॉलेज ही नहीं था उसके बारे में, या तो ऑप्शंस में मैंने कुछ मिक्सअप कर दिया। तो उस बात का ध्यान रखा जाता था, और सिर्फ जो गलत सवाल थे उनको मैं रिवाइज़ कर देती थी 1 या 2 बार वापस से। और इसके अलावा ना कुछ ऐसे गेस वर्क के टोटके अवेलेबल है ऑनलाइन, वो कितना काम करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने भी पढ़े थे। और थोड़ा ना कॉशियसली यूज़ कीजिएगा, खतरा भी हो सकता है उनको यूज़ करते हुए। तो आपको इनसाइट्स ऑन इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सिविल्स डेली के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिर एक IAS मॉक्स नाम का वेबसाइट है और टेलीग्राम चैनल भी है, उन्होंने भी एक PDF डाला था पिछले साल की, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं स्मार्ट गेस वर्क से। तो वो आप देख सकते हैं, पर उस पर ना ज़्यादा डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने भी वो देख लिया है मेरे ख्याल से, और अब वो बहुत स्मार्ट हो गई है, वो उन टोटकों के आगे बढ़ रही है। जैसे एक टोटका था कि साइंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मोस्टली ऑल ही होता है, पर 2019 के पेपर में आप देखेंगे कुछ साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनका आंसर ऑल नहीं था। और एक और था कि अगर कोई ऑप्शंस एक्सट्रीम होता है, जैसे ऑल और नन ऐसे, तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो वो भी शायद से 2019 के किसी क्वेश्चन में गलत प्रूव हो गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो ये सारे जो गेस वाले PDFs है या वेबसाइट के आइडियाज़ है, अगर चाहे तो आप देख लीजिएगा एक बार प्रीलिम्स से पहले, पर उनको डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम में मत अपनाइएगा। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते वक्त अपनाइएगा, थोड़ा सा विजन के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते वक्त यूज़ कीजिएगा। अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो आपको अगर मन करे तो एग्ज़ाम में यूज़ कीजिएगा, बट अगेन बहुत कॉशियसली यूज़ कीजिएगा। प्रीलिम्स बहुत रिस्की है, और ये मैं बहुत अच्छे से क्यों जानती हूँ, क्योंकि पिछली जो प्रीलिम्स थी ना 2018 की, मेरे 98 मार्क्स आए थे। एग्जैक्टली जो कट ऑफ था ना 98, उतने ही मार्क्स आए थे मेरे। और इस साल भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, अराउंड 105-106 टाइप्स मार्क्स आए थे वेरियस कीज से। तो फॉरेस्ट के कट ऑफ के आसपास तो मैं कभी नहीं पहुंच सकती मुझे लगता है। तो प्रीलिम्स मतलब तीनों जो स्टेजेस हैं ना, सबसे डरावनी मुझे प्रीलिम्स ही लगती थी। और इनके अलावा एक अब मैं बताऊंगी कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे सॉल्व करें। जैसे एक्चुअल एग्ज़ाम में ना, एक बात मैं कहूँगी कि आप ना स्केच पेन लेकर जाइएगा, और जो फर्स्ट
पहली बार जो फर्स्ट राउंड आप सारे क्वेश्चंस जब देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको 100% जिसका आंसर पता है ना, तो एक किसी तो स्केच पेन से उसका आंसर मार्क करके रखिएगा। उसी स्केच पेन से आप जहाँ पर आपको डाउट होगा दो ऑप्शंस के बीच में, वहाँ उन दो ऑप्शंस को भी मार्क करके रखिएगा। फिर ये फर्स्ट राउंड होने के बाद जब आप सेकेंड राउंड शुरू करेंगे ना, वो अलग किसी अलग कलर के स्केच पेन से शुरू कीजिएगा। और इस राउंड में जहाँ पर आपको दो ऑप्शंस के बीच डाउट था, उन दो ऑप्शंस में से एक को थोड़ा अपना नॉलेज अगर कुछ याद आ रहा हो और थोड़ा गेस वर्क के हिसाब से फिर उन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुन लीजिएगा और उसको उस न्यू स्केच पेन कलर से मार्क कर दीजिएगा। और ऐसा आपका सेकेंड राउंड पूरा होगा। ये दो राउंड्स आप कोशिश कीजिएगा, अगर हो पाए तो बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे में, 1 घंटा और 35 मिनट्स में ये दो राउंड पूरे हो जाने चाहिए। और इन दो राउंड्स के बाद जल्दी से 5 मिनट में आपको OMR शीट्स में वो बबल्स फिल करने हैं। आप जब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन के साथ ही बबल अगर आप भरते गए ना, तो मुझे लगता है आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। उससे बेहतर है कि ये दो राउंड्स होने के बाद जल्दी से 5 मिनट में सारे बबल्स भर दीजिएगा। केयरफुली भरिएगा, बीच में ऑब्वियसली आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस मिस किए होते ही हैं, तो उन क्वेश्चंस की जगह गलती से बबल मत भर दीजिएगा। और वो हो जाता है, मुझे तो लगता है एग्ज़ाम प्रेशर में ना थोड़ा आपके सेंसेस थोड़े शार्प हो जाते हैं, तो वो हो जाएगा। एटलीस्ट मेरे साथ तो मुझे लगता है सारे बबल्स सही से भर दिए थे। और ये होने के बाद ना लास्ट के अराउंड 15 मिनट आप पकड़िएगा, उसमें क्विकली एक थर्ड राउंड कर लीजिएगा। और इस थर्ड राउंड में ना, एक तो सेकंड राउंड में जो दो ऑप्शंस में से एक को आप नहीं चुन कर पाए थे वो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो टोटली आपको नहीं पता है बट मन कर रहा है कि हाँ हम गेस, ऐसे हंच आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है उसका आंसर, तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखिएगा। और ये भी एक इन दो राउंड्स के बाद ना हो सके तो आप काउंट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए हैं। अगर अराउंड, जैसे मुझे याद है मेरे इन दो राउंड्स के बाद अराउंड 76-77 ही क्वेश्चंस हुए थे, और मुझे लगा कि 76-77 तो बहुत कम है, कम से कम मुझे 80 प्लस तो जाना ही है, 83-84 तक ले जाना है। तो थर्ड राउंड में बहुत बहुत भारी गेसवर्क करना पड़ा, और वो करके मैंने कुछ 83-84 तक अपना टोटल क्वेश्चंस ले गई थी। थर्ड राउंड में नॉलेज तो मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा यूज़ हुई, पर ज़्यादा ब्लाइंड चांसेस मत लीजिएगा। जो हंच आ रहा है, अगर आपको लग रहा है किसी भी कारण कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो वो मार्क कर दीजिएगा क्विकली। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि हाँ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए हैं, और एक्यूरेसी भी अगर आपको लगता है आपकी कम है, जैसे मुझे पता थी मेरी एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं थी, इसलिए मुझे कम से कम 83-84 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो इसलिए थर्ड राउंड लास्ट 15 मिनट्स का ना सिर्फ उस क्वेश्चंस के लिए रखिएगा जिसमें आपको कुछ आइडिया नहीं होती, पर जस्ट एक हंच से और अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए आपको मार्क करने ही है वो क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस मार्क कीजिएगा, और बस दुआ कीजिएगा कि समझिएगा अगर आपने 7-8 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर लिए ब्लाइंडली, उसमें से दुआ कीजिएगा 3 या 4 तो सही बन ही जाए, ताकि आपका कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो पाए। मेंस के लिए ना मैं सजेस्ट करूँगी कि जिनके फॉरेस्ट के कट ऑफ क्लियर होते थे ना, उनकी स्ट्रैटेजी आप एक बार देख लीजिएगा, वो शायद से आपको ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स दे पाए। और मैं बस इतना कहूँगी कि ब्लाइंडली गेस मत कीजिएगा। कुछ कुछ लोग 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, मुझे तो बहुत रिस्की लगता है वो, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं कम ही अटेम्प्ट करती थी। इतना अगर 100 में जाती तो मुझे पता है कि वो कट ऑफ के नीचे ही गिर जाती मैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा मेंस का आंसर राइटिंग मैं बताऊँगी। एक तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले तो मैं कहूँगी जो 15 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें से जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो सबसे पहले सॉल्व कर दीजिएगा। और वो सारे होने के बाद जो हर क्वेश्चन के, हर पेपर के जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो पढ़े जाएंगे, तो उस अच्छी हैंडराइटिंग जब तक आपकी है शुरुआती 1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे में, तभी ही वो पहले 3 क्वेश्चन कर दीजिएगा। फिर वो पहले 3 क्वेश्चन होने के बाद जो 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो लिख दीजिएगा जल्दी जल्दी। और लास्ट में जैसे लास्ट आधा घंटा मैं कहूँगी, जब हैंडराइटिंग हद घटिया हो जाती है,
उस लास्ट आधे घंटे में जो क्वेश्चंस आपको कुछ ज़्यादा आते नहीं हैं, जहाँ पर मन की बात लिखनी है, जैसे ये साइबर डोम वाला क्वेश्चन था, या वो क्या था, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। अब 1 साल हो गया मेंस लिखकर, तो क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहे हैं। पर ये सारे क्वेश्चंस ना लास्ट के आधा घंटे में लिखिए, जब हैंडराइटिंग भी ख़राब हो जाती है और दिमाग भी थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब काम तो करता है, पर अब आंसर नहीं पता तो अब क्या ही बनाएंगे। आप थोड़ा क्रिएटिवली मन की बात लिखनी है तो वो लास्ट में लिखिएगा। ये GS1, GS2 और GS3 के लिए हो गया। और एथिक्स के लिए मैं कहूँगी, आए या ना आए, केस स्टडीज़ ही पहले सॉल्व कीजिएगा। सारी की सारी जो 6 केस स्टडीज़ है वो पहले लिख दीजिएगा। अराउंड 1 आवर 45, 1 आवर 30 मिनट्स कोशिश कीजिए, नहीं हो पाता मुझसे तो 1 आवर 45 मिनट्स लग जाते हैं। 6 की 6 केस स्टडीज़ कीजिएगा, और फिर पहले 3 क्वेश्चंस थ्योरी के, और फिर आपको जो अच्छे 10 मार्कर्स आते हैं वो, और फिर एंड में जो नहीं आते बस जहाँ लिखना है वो लिख दीजिएगा। मुझे डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स बनाने नहीं आते, तो चारों पेपर्स मिला के मुश्किल से मैंने 5 या 6 क्वेश्चंस में ही सिर्फ डायग्राम या फ्लोचार्ट्स बनाए हैं। अगर आपको आते हैं फ्लोचार्ट्स बनाने ना, तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक तो उससे स्पेस बड़े अच्छे से कवर हो जाती है। तो भले आप कम लिखो पर फ्लोचार्ट में लिखो तो लगता है बहुत ज़्यादा लिखा है। मेरे लिए ये था कि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी है और मैं स्पेसिंग भी अच्छे से दे रही थी, तो पेपर फिल करने में मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो पेपर जैसे सारे पेजेस मेरे ऑलमोस्ट फिल हो ही गए थे, उसमें दिक्कत नहीं आई। पर अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है ना और स्पेसिंग का भी आपका ज़्यादा नहीं हो पाता, तो आप फ्लोचार्ट्स डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिए। उसकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में कीजिएगा कि आपके जल्दी जल्दी फ्लोचार्ट्स और डायग्राम्स बनते हैं क्या। डायरेक्टली जाकर एग्ज़ाम में वो मत कीजिएगा। फिर ये इसके अलावा आंसर कैसे करना है, एक तो हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में मैं डेफिनेशन देना प्रेफर करती थी। डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन हो या कोई रटी रटाई डेफिनेशन जो आपने तैयार करके रखी हो नोट्स में। आप वहीं पर अपने लफ्ज़ों में बहुत ही सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन बनाकर भी लिख सकते हैं, वो लिख दीजिएगा। और फिर जो बॉडी है, मैं पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखती थी। ऑप्शनल में भी मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट में ही लिखा। लोग कहते हैं ऑप्शनल में पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए, मुझे अच्छा लगता था पॉइंट्स में लिखना, तो मैंने पॉइंट्स में लिखती थी। और पॉइंट्स में भी ना ऐसे मत कीजिएगा कि बस 1 to 20 हो गए आपके पॉइंट्स, या 1 to 15 हो गए पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स नहीं देने हैं। उस क्वेश्चन को ब्रेक में कीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसके या तो 2-3 पार्ट्स होते ही है, तो पहले पार्ट के 4 पॉइंट्स, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करके उसके 4 पॉइंट्स, फिर तीसरा पार्ट स्टार्ट करके उसके 4 पॉइंट, तो हर पार्ट के 4-5 ऐसे पॉइंट्स हो गए। सिर्फ पूरा 1 to 20 अगर आप नंबर करते बैठेंगे तो वो एग्जामिनर को भी पढ़ते वक्त अजीब लगेगा। तो बेहतर है कि पार्ट्स बनाइए और ऐसे कीजिए। या अगर उस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स नहीं है, जैसे वो अटॉर्नी जनरल वाला जो क्वेश्चन था, उसके कोई पार्ट्स नहीं थे, तो उसका लिखते वक्त फिर खुद से ही पार्ट्स बना लीजिए। जैसे एक तो व्हाट आर द फंक्शंस, फिर एक पास्ट एग्जाम्पल्स अगर कोई आपको आते हैं तो उसका एक सेक्शन बना लीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, फिर अगर इसमें तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं आता, पर अगर किसी क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड है तो फिर वे फॉरवर्ड का एक सेक्शन। तो ऐसे आप आंसर लिखते वक्त उसको डिवाइड कर दीजिएगा। आप मेरे चेक्ड आंसर कॉपीज़ देख सकते हैं मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पे। उसको देखकर मे भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको कि कैसे मैं अपने आंसर्स को डिवाइड करती थी अलग अलग पार्ट्स में। और अगर एक और तरीका है, या तो फिर उस क्वेश्चन के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख दीजिए, या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लिख सकते हैं, वो लिख दीजिए। तो ऐसे कुछ तो करके आप उस क्वेश्चन को डिवाइड कर ही दीजिए अलग अलग पार्ट्स में, और अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस कर दीजिएगा। केस स्टडीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा अप्रोच की बुक ही मेरे ख्याल से GS स्कोर की थी, उस बुक को ही मैंने रेफ़र किया था। और जैसे इनिशियली मैं उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर देती थी, फिर सारे स्टेक होल्डर्स मेंशन कर देती थी, और फिर ऑल्टरनेटिव्स 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स तो होने ही चाहिए। और स्टार्टिंग में जो ख़राब ऑल्टरनेटिव्स है वो लिखना है, वो ऑल्टरनेटिव के प्रोज और कॉन्स लिखने हैं, और लास्ट में जो ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है वो लास्ट में मेंशन करना है, और वो क्यों चूज़ कर है वो मेंशन करना है। अगेन आप मेरे कॉपीज़ में देख सकते हैं कैसे केस स्टडीज़ भी सॉल्व किए थे। और स्टेक होल्डर अप्रोच के अलावा
अगर ऐसी कोई केस स्टडी हो जिसमें स्टेक होल्डर अप्रोच नहीं बनता, उसमें फिर आप पेस्टल फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, एथिकल और लीगल, ये सारे एंगल्स से उस केस स्टडी को एनालाइज कीजिएगा। या तो फिर स्वॉट एनालिसिस में भी आ सकता है, जैसे स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये भी एक फ्रेमवर्क यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ 3-4 फ्रेमवर्क्स हैं जो आप देख लीजिएगा और उनमें से कोई केस स्टडी में यूज़ कर लीजिएगा। और मेंस के क्वेश्चंस में तो जैसे मैंने बताया वैसे उसके क्वेश्चन के हर एक तो आप देखिएगा कि सब पार्ट्स जो है वो हर सब पार्ट एड्रेस हो रहा है क्वेश्चन का। कीवर्ड्स जो लिखे होते हैं ना, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, उसका एक विजन का पीडीएफ था, वो मैंने पढ़ा था कि हर इसका क्या मतलब होता है। मुझे वो ज़्यादा समझ में भी नहीं आया और ज़्यादा मुझे ध्यान में भी नहीं आया एक्चुअल मेंस लिखते वक्त। तो मुझे लगता है कि भले क्रिटिकली एनालाइज लिखा हो, एनालाइज लिखा हो, डिस्कस लिखा हो, मैंने हर जगह आंसर सिमिलर ही लिखा था। अब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि मतलब ये सही था या नहीं था, पर मैंने ऐसे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। कुछ कुछ कहते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स देने हैं, या डिस्कस में सिर्फ डिस्कस करना है, वे फॉरवर्ड नहीं बताना है। वो सब मैंने जैसे मैंने कहा वो मुझे याद ही नहीं रहा कि उस पीडीएफ में क्या लिखा था। विजन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो ज़रूर किया था पर मुझे नहीं इतना समझ आया था। तो हर मेरा आंसर सेम ही था, भले जो भी कीवर्ड हो। ये मे भी आंसर राइटिंग की सही अप्रोच ना हो, तो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा ये तो। और इसके अलावा मैं तो कहूँगी पेपर पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस के चारों पेपर्स में अगर आप देखेंगे ना, टॉप 200 रैंकर्स अगर आप देखेंगे, कुछ होंगे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे जीएस में, जैसे 450 प्लस हो सकते हैं, पर उसके अलावा ना मैक्सिमम लोग 420 430 के आसपास ही रहेंगे जीएस में। तो अगर आपका एक का क्वेश्चन छूट गया ना, तो आप उसमें पीछे लैग कर जाएंगे। भले आप थोड़ा सा भी लिखेंगे ना किसी क्वेश्चन में, तो भी आपको 2-3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। और 2-3 मार्क्स की वैल्यू हर पेपर में अगर आप 2-3 मार्क्स देखेंगे तो 10 मार्क्स तो ऐसे हो जाते हैं। तो मेंस के जो 4 जीएस पेपर्स है उसमें अगर आपको बाकी सारे टॉप 200 रैंकर्स जैसे 420, 425, 430 के अराउंड लाने हैं, तो सारे आंसर्स मुझे लगता है लिखना ज़रूरी है। उसके लिए हैंड राइटिंग की स्पीड अपनी बढ़ाइए, और आंसर राइटिंग जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उससे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर नेचुरली आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, मेरी थैंकफुली स्पीड पहले से अच्छी थी और आंसर राइटिंग करके और अच्छी हो गई। जैसे मैंने विजन का जो फाउंडेशन कोर्स लगाया था ना, तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ तो आती है, उसमें 25 टेस्ट होते हैं उस टेस्ट सीरीज़ में। पर उसके अलावा ना रोज़ एक असाइनमेंट मिलती थी, जो हमारा लेक्चर होता था ना उस पर उस लेक्चर पे ही बेस्ड एक स्टैटिक क्वेश्चन होता था जीएस का, उसकी एक असाइनमेंट होती थी। फिर हर 2 हफ्ते बाद मिनी टेस्ट होते थे 1-1 घंटे के। तो ये असाइनमेंट और मिनी टेस्ट लिख के आंसर राइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी। तो जब तक मैंने एक्चुअल मेंस टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट किया था, तब तक तो हो गया था मेरा अच्छा सा स्पीड, और कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि हाँ, हमारा आंसर राइटिंग तो बड़ा अच्छे से हो रहा है। और जो एक और बात कि जो टेस्ट सीरीज़ मैं लिखती थी ना, तो मैं स्ट्रिक्टली 3 घंटे में नहीं लिखती थी। मैं अराउंड 15 मिनट तो ज़्यादा लेती ही थी, 15-16 मिनट ज़्यादा लेती थी। और ये इसलिए था क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरा ये था कि अच्छा है कि मेरे आंसर्स इवैल्यूएट करके मुझे मिल जाए, आंसर्स में कोई गलती हो रही हो क्या वो मुझे पता चलना चाहिए। स्पीड तो मैं एक्चुअल एग्जाम में देख लूँगी। आपने एड्रेनालिन रश नाम की एक चीज़ तो सुनी होगी। जैसे आप कितना भी एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर बना लेना घर पे या टेस्ट सेंटर पे, पर वो टेस्ट सीरीज़ लिखते वक्त वो फीलिंग नहीं आती। पर एक्चुअल एग्ज़ाम में ना वो एक एड्रेनालिन रश आ ही जाता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आपका स्पीड अपने आप ना फास्ट हो जाता है मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ में इतना 3 घंटे में पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान इस पर था कि मुझे अपने जो इवैल्यूएटर्स है उनसे फीडबैक मिल पाए कि मेरा कंटेंट सही जा रहा है या नहीं, मेरा आंसर राइटिंग सही हो रहा है या नहीं। और विजन की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी जो बहुत ही अच्छी थी। इस साल जो ये मेरा जो सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें फोरम की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, अगेन बहुत अच्छी थी। तो जो आपको फीडबैक मिलता है ना टेस्ट सीरीज़ से, उस पर आप ध्यान दीजिएगा और वर्क कीजिएगा। और इसके अलावा मैं कहूँगी मेंस लिखने से पहले एक बार किसी तो एक टेस्ट सीरीज़ के सारे मॉडल आंसर्स उस साल के देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह ज़्यादा नोट्स नहीं बनाते ना,
तो वो मेंस टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा सारे जो करंट टॉपिक्स है उसका, और थोड़ा बहुत स्टैटिक का भी। तो वो एक काम कर लीजिएगा, कोई भी, जैसे मैंने तो विजन की पढ़ी थी, और फोरम के जो टेस्ट थे उससे सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और थोड़ा सा एथिक्स, ये इसके ही मॉडल आंसर्स पढ़े थे, तो उतना भी आप कर लीजिएगा, एक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका। और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप है ना, उसमें मैं कहूँगी रिवीजन पर ही ध्यान दीजिएगा, नया कंटेंट उसमें नहीं हो पाता ज़्यादा। जैसे जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें दिक्कत यही हो गई थी कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप थी ना, उसमें मेरा कुछ ऑप्शनल बचा हुआ था, तो वो कवर करना पड़ रहा था, तो बहुत टाइम उसमें चला गया था, तो रिवीजन कम हो पाई थी उस वजह से, इसलिए मेरा मेंस का कट ऑफ थोड़ा सा बहुत ही थोड़े से मार्जिन से मिस हो गया था। तो मुझे पता था कि इस वक्त इस बार इस अटेम्प्ट में ऑलरेडी सब कुछ कवर हो गया था, सारे नोट्स तैयार थे, हाईलाइट करके तैयार था, तो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के जो गैप थी उसमें सिर्फ मेंस 365 जो न्यू मटेरियल आया था वो पढ़ना था, और बाकी तो सिर्फ जो अपने नोट्स और हाईलाइटेड पार्ट्स थे वही बार बार रिवाइज करने थे, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। ऐसे के लिए मैंने ऐसी कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। ऐसे में तो मैं कहूँगी कि जो आपका जीएस का सारा पोर्शन होता है ना, वही आपको ऐसे में लिखना होता है थोड़े अच्छे तरीके से। जैसे समझ लीजिए इस साल मैंने जो अटेम्प्ट किए थे ऐसे, एक तो वो था एजुकेशन और हेल्थ वाला पार्ट बी में, और पार्ट ए में करेज एंड डिटर्मिनेशन। अब टॉपिक्स बिल्कुल याद नहीं आ रहे, जैसे मैंने कहा 1 साल हो गया, तो ये अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें आपने जो भी जीएस में पढ़ा था, जैसे हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल है तो वो दे दिया, एनवायरनमेंट आपने पढ़ा है, एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है तो वो दे दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़े हैं उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है वो दे दिया, फिर आपने एथिक्स में कोई एग्जाम्पल पढ़े हैं वो दे दिए। तो सारा जो आपका जीएस का ही जो स्टडी है ना, उसी को थोड़े अच्छे से फॉर्मेट में आपको ऐसे में प्रेजेंट करना है। और जो सेकंड ऐसे तो इस वक्त का जो था ना एजुकेशन और हेल्थ का, वो तो पूरा जो मेरे सोसाइटी और सोशो के नोट्स थे उसी में जो सारे फैक्ट्स लिखे थे वही चिपका दिया ऐसे फॉर्मेट में। तो ऐसे के लिए कोई ऐसी खास तैयारी नहीं की थी। एक मुझे पीडीएफ मिली थी कोर्स की, पर मुझे वो कोर्स बिल्कुल याद नहीं रहे थे, उसमें बहुत अच्छे से जो सारे टॉपिक्स थे ना, अगर आप देखेंगे तो ऐसे के ना फिक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे गवर्नेंस से कोई टॉपिक आएगा, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से आएगा, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा। तो इन सारे जो ब्रॉड एरियाज़ पर अच्छे कोर्स का एक पीडीएफ था, पर मुझे ध्यान नहीं आए कोई कोर्स, मतलब याद ही नहीं रहे, तो मैंने कोई कोर्स यूज़ नहीं किया अपने ऐसे में। जो टेस्ट सीरीज़ थे उसमें कभी कभी यूज़ करती थी, कोई याद आ गए तो। मेरा फोकस था कि सिंपल से लैंग्वेज में लिखो और अच्छे से पढ़ते वक्त ना बहुत सिंपल लगना चाहिए और स्टोरी जैसा लगना चाहिए। तो ऐसे के लिए जो 3 घंटे मिलते हैं, तो शुरुआती 1 घंटे में अच्छे से आप एक स्टोरी लाइन टाइप बना लीजिएगा कि हाँ ठीक है, हम शुरू करेंगे ऐसे। शुरू तो मैं कहूँगी हिस्ट्री से ही कीजिएगा, हिस्ट्री में अगर कुछ होगा, फिर करंट टाइम्स में आ जाइएगा, फिर एग्जाम्पल्स जितने आपके हैं, जैसे मैंने कहा आईआर से कोई एग्जाम्पल है, एथिक्स से एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से लॉजिकली कंक्लूड कीजिएगा। स्टोरी कुछ लोग लिखते हैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में उसी स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। स्टोरी मैंने टेस्ट सीरीज़ में ट्राई किया था, एक्चुअल एग्ज़ाम में मुझे कोई स्टोरी सूझी नहीं, और मुझे लगता है कि ना सब लोग स्टोरी लिखते ही है, तो हमारी स्टोरी कोई ऐसी ग्रेट अलग लगेगी ऐसे तो है नहीं, तो मैंने स्टोरी तो नहीं यूज़ की। मैंने बहुत सिंपल से फॉर्मेट में यही जैसे बताया उसी तरीके से ऐसे लिखा। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि उस साल के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं ना सारे क्लासेस के, मतलब एटलीस्ट 3-4 क्लासेस के, जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, मैंने बलियान्स की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उनका वो टॉपिक देख सकते हैं, और लुकमान। तो ये 4 हो गए, विजन, फोरम, बलियान, लुकमान। इन चारों के लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ जो है ऐसे की, उसके टॉपिक्स देख लीजिएगा, और जो टॉपिक्स है ना उसमें से कुछ तैयार कर दीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो वही आ ही जाते हैं। एटलीस्ट एक टॉपिक भी अगर प्री प्रिपेयर्ड आपका हो ना तो बहुत फ़ायदा होगा, फिर वो ऐसे तो आप बहुत अच्छे से लिख कर आ पाएंगे पेपर में। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने जो टॉपिक्स देखे थे, क्योंकि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआर वो सब ज़्यादा अच्छे से नहीं आते थे, और जो मैंने टॉपिक्स देखे थे उनमें से तो कोई नहीं आए थे एक्चुअल पेपर में, पर ज़रूर ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, आपको काम आ सकती है। और एक पहले से ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन से एरियाज़ है जो आप कंफर्टेबल हो ज़्यादा ऐसे के लिए। जैसे मैंने कहा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर वगैरह में ऐसे लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा फोकस दिया था इकोनॉमी पर, पॉलिटी, गवर्नेंस पर
और जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे फ़िलोसॉफ़ी वाले एसेस है वो भी थोड़े से प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि यही एरियाज़ और सोसाइटी, इन्हीं एरियाज़ से मुझे एसे के टॉपिक्स चुनने हैं। तो वो उसका जो स्टैटिक जीएस है वो भी थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपको लगता है जिन टॉपिक्स पर आप ऐसे लिखेंगे। तो और हर चीज़ के लिए मैं कहूँगी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखिएगा, और जो फीडबैक मिलता है ना टेस्ट सीरीज़ से उस पर वर्क कीजिएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पा रहे, कोई अच्छे आपके रिलायबल फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे से आपको लगता है, जिन्होंने कम से कम एक बार तो मेंस लिखी हो और जिनके मेंस के मार्क्स भी अच्छे आए हो, ऐसे फ्रेंड्स से अगर ऐसे फ्रेंड्स पहले तो अगर आपके आंसर्स इवैल्यूएट करने के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छा हो, और अगर वो फीडबैक जो दे रहे हैं उस पर आप वर्क कीजिएगा अगर हो सके तो। वरना मैं कहूँगी टेस्ट सीरीज़ की चेकिंग बहुत अच्छी थी जितने मैंने लगाए थे ना। विजन का लास्ट ईयर, इस साल का फोरम, फिर ऐसे के लिए लास्ट टाइम विजन लिखा था, इस साल बलियांस लिखा था। सबके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे थे मेरे, तो उनका फीडबैक भी काम का ही होता है। उसके अलावा कुछ जो वेबसाइट्स है जैसे इनसाइट्स है, IIS बाबा है, मैंने तो उस पर आंसर राइटिंग नहीं की तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी कैसे फीडबैक मिलता है। पर अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप वहाँ पर भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ कुछ फीडबैक आपको ज़रूर मिलेगा और उस फीडबैक पर आप वर्क कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो ज़रूर मेरे ब्लॉग में देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी, भले प्रीलिम्स हो, भले मेंस हो और भले पर्सनालिटी टेस्ट भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए है कॉन्फिडेंस। तो आप में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम तो क्रैक कर ही लेंगे। जैसे इस वक्त जो मैंने मेंस लिखा था, लास्ट टाइम भी जब मैंने मेंस लिखा था मुझे पता था कि या तो बहुत नैरो मार्जिन से मेरा कट ऑफ क्लियर होगा या तो बहुत नैरो मार्जिन से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। उतना समझ आ जाना चाहिए आप अपनी आंसर राइटिंग के बाद, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज़ तो देखी ही होते हैं आपके कैसे मार्क्स होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स में कनेक्शन नहीं होता, पर मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा सही है। मुझे तो लगता है कि टेस्ट सीरीज़ में जितने मार्क्स आते हैं ना जीएस के, लगभग उतने ही मेंस में ही आते हैं एक्चुअली, मेंस के चारों पेपर्स में। एटलीस्ट मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। और कॉन्फिडेंस की जैसे मैं बात कर रही थी, तो इस साल का जो मेंस लिखा था तो मैंने सोशियो पेपर 2 लिखने के बाद ही कहा था कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो तो कम से कम टॉप 50 में तो आ ही जाएगा। इतना अच्छा मेंस तो था ही, तो इतना भरोसा होना चाहिए खुद के आंसर राइटिंग पे, खुद के प्रिपरेशन पे। और वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मैं कहूँगी एटलीस्ट हर पेपर में 4-5 मार्क्स तो वही ऐड कर देता है कि हाँ हमने प्रिपेयर किया है, हम ये लिख सकते हैं, हम ये अच्छे से लिख रहे हैं, हमें ये याद है और हमने ये पढ़ा है और हम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। तो वो खुद पर भरोसा रखिएगा, खुद की तैयारी पर भरोसा रखिएगा। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बनाए रखिएगा पूरी तैयारी के दौरान। ऐसे मत सोचिएगा कि अरे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें नहीं हो पाया, अगले में होगा या नहीं पता नहीं। खुद पर भरोसा रखिएगा, खुद की तैयारी पर भरोसा रखिएगा कि हाँ ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार तो बस हम टॉप 50 फोड़ रहे हैं, ये वाला भरोसा रखिएगा। पर साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें अगर 70-80 मार्क्स सिर्फ आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट होना थोड़ा, मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको 70-80 मार्क्स आ रहे हैं मॉक प्रीलिम्स में, 90+, 100+ तो बहुत ही अच्छे होंगे मॉक प्रीलिम्स में, पर 90+ हो तो हाँ फिर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेंस प्रीलिम्स में जाते वक्त कि हाँ हमारा कट ऑफ क्लियर होगा। सेम अगर मेंस के जो आपके टेस्ट सीरीज़ है, अगर उसमें आपको अराउंड 70-80 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंस होगा ये कहना कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। पर हाँ अगर मेंस में भी अगर आपको हर जीएस पेपर में 90+ आ रहे हैं, 95+ आ रहे हैं, तो अगेन आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा आप मान सकते हैं। ऐसे के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसे के मार्क्स बहुत वेरी करते हैं। मेरे खुद के टेस्ट सीरीज़ में 80 से लेके 130+ तक हर रेंज में ऐसे के लिए मार्क्स आए, तो ऐसे के लिए मैं कुछ कहना सही नहीं रहेगा मेरा। पर अगेन अगर आपको सही मार्क्स मिल रहे हैं ना टेस्ट सीरीज़ में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाइएगा मेंस लिखते वक्त कि हाँ हमने सब अच्छे से किया है और हो ही जाएगा अच्छे से। सोशियोलॉजी के लिए जैसे मैंने कहा मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बस 2 शब्द जल्दी से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैं कहूँगी कि उसमें भी यही आपका ना कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और मैंने हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस और द मिंट पढ़ा था 2 महीने
इंटरव्यू के 2 महीने पहले। और उसके अलावा जो डैफ में हर एक जो वर्ड लिखा था ना, हर एक वर्ड मतलब हर एक वर्ड, आपके सोसाइटी का नाम हो, आपका सरनेम हो, आपके स्कूल का नाम हो, जो भी, हर एक वर्ड पे मैंने 3 मिनट तक बात कर सके इतना कंटेंट तैयार करके रखा था हर एक वर्ड पर। तो वो मेरी डैफ की तैयारी अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद ये वही करंट अफेयर्स जो एक्सप्रेस और मिंट ऐड कर दिया था हिंदू के अलावा। और मॉक इंटरव्यू मैंने एक भी नहीं दिया था। मैंने बहुत सारे मॉक प्रीलिम्स दिए, मॉक मेंस दिए, पर एक भी मॉक इंटरव्यू मैं दे नहीं पाई। तो इसलिए मेरा एक्चुअल जो इंटरव्यू था यूपीएससी का, वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मैं कहूँगी मॉक एंड रियल इंटरव्यू था। और जब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा। पर मुझे लगता है जब इंटरव्यू से मैं बाहर आई थी, मुझे लगा था अराउंड 170 मार्क्स मिल पाएंगे। कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। और यही था कि क्योंकि मैंने डैफ तैयार किया था अच्छे से, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड थे, तो वो क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर पाई थी। और जो एक्सपेक्टेड नहीं थे क्वेश्चंस, वो भी कुछ मुझे जैसे लीडरशिप रिलेटेड पूछा था, वो भी मतलब ऑन द स्पॉट थोड़ा सोचकर आप अच्छे से आंसर फ्रेम करके, मुझे लगता है मैंने दे दिया था। मैं इंटरव्यू भी कॉन्फिडेंस का ही गेम है। आप स्माइल करके कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिएगा, और अगर नहीं आता है कुछ तो उतने ही कॉन्फिडेंटली सॉरी सर आई डोंट नो ये भी कहिएगा। और मॉक मुझे नहीं पता मॉक्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, मैंने नहीं दिए फॉर मतलब कुछ रीजंस थे। जैसे एक्चुअली मार्च में मैं जाने वाली थी दिल्ली मॉक्स देने के लिए, पर नहीं हो पाया। वरना मैं भी देती मॉक्स। तो देखिएगा, आपकी चॉइस है, अगर आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं तो दीजिए, वरना जैसे मैंने कहा डैफ बड़े अच्छे से हर वर्ड पे 3 मिनट का कंटेंट और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कीजिएगा इफ़ पॉसिबल। वो मैंने यूट्यूब पर जो मॉक वीडियोस थे ना, दृष्टि और राउज, इन दोनों के यूट्यूब चैनल्स पर लास्ट ईयर के टॉपर्स के मॉक वीडियोस मिले थे। वो देखकर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस और हैंड जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा वर्क किया था। स्पीड पर वर्क किया था अपने बात करने के। जैसे मुझे लगता था थोड़ा फास्ट बात करती थी, तो वो थोड़ा स्लो कर लिया था वो वीडियोस देखकर। सिलेबस में ना पर्सनालिटी टेस्ट में क्या परखा जाता है वो भी लिखा हुआ है, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये क्वालिटीज़ है जो वो देख रहे हैं, तो वो पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात, टेलीग्राम पर ना या कुछ फोरम्स पर भी ऐसे आपको डिस्कशन मिलेंगे कि ये पैनल, ये बोर्ड ना अच्छे मार्क्स नहीं देता, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे मेरे भी इस साल के जो पैनल थे उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो कम मार्क्स देते हैं, पर इस प्री कंसीव नोशन के साथ कि हाँ ये बोर्ड कम मार्क्स देता है, अगर उसके साथ आप जाओगे इंटरव्यू देने तो एंटर करते वक्त ही आप -10 मार्क्स के साथ जा रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है उस थॉट की वजह से। तो बेहतर है कि आप ये सारी स्पेकुलेशंस ना पढ़िएगा कि कौन ज़्यादा मार्क्स देता है, कौन कम मार्क्स देता है। आप सोचिएगा कि जो भी सामने बैठे हैं वो आपको अच्छे मार्क्स ही देने वाले हैं, और टारगेट रखिएगा कि कम से कम 165-170 लाने ही है इंटरव्यू में। बहुत कम अगर मिले तो दिक्कत हो जाएगी, पर 200 प्लस भी एक्सपेक्ट तो आप नहीं कर सकते। जिनको 200 प्लस आते हैं मेरे ख्याल से वो भी अपने इंटरव्यू के बाद उतना एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे। तो 165-170 ही मानकर चलिएगा। इसीलिए मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा कि कट ऑफ से कम 80 मार्क्स ज़्यादा आपको मेंस में लाने हैं, और ताकि इंटरव्यू में आपको ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े इंटरव्यू के मार्क्स पर। मेंस कट ऑफ +80 आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके अलावा मैं कहूँगी ये एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। जैसे 2017 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी फुल टाइम, और रिज़ल्ट आते आते देखिए 2020 आ गया। तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो हो ही सकते हैं कि कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता है, पर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। स्पेशली जो हमारे जैसे लोग हैं जो जॉब छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर आप उस जॉब में होते तो एक तो आपकी बहुत अच्छी इनकम होती, पर प्लस आपकी एक बहुत अच्छी करियर ग्रोथ भी हो रही होती। तो आपने उन दोनों चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करनी है। आपके जो कलीग्स थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, आपके जो बैचमेट्स थे, वो आपसे आगे ना निकल जाए।
आप यहाँ बस टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे और वो कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे अगर आपने आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको हमेशा ये आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि नहीं, भले मेरा पढ़ने का मन ना कर रहा हो आज, पर नहीं, आपको बैठ के पढ़ना ही है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सो जाइएगा, आंखें बंद कीजिएगा, नींद ना भी आए बस सो जाइएगा। कोई टीवी शो देखना हो या कोई बुक पढ़नी हो, ये सारी हरकतें मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि पता है क्या होता है, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हाफ एन आवर का ही टीवी शो है, उससे क्या होता है, पर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए ना तो वो फिर ट्रैक पर वापस आने में टाइम लग ही जाता है। हाफ एन आवर का टीवी शो है, उसके 1 घंटे बाद आपको याद आएगा कि हाँ हमने ये देखा था, फिर आप सोचेंगे आगे क्या होगा। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों से दूर रहिएगा। मैंने कुछ नहीं देखा। अब लॉकडाउन जब आ गया था उसके बाद तो मैंने पढ़ाई मतलब बहुत कम कर दी थी। लॉकडाउन के बाद ही मैंने सारे टीवी शोज़ और मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले 2017 से लेकर अब तक मैंने ना कोई फिल्म देखी थी, ना कोई टीवी शो में सिर्फ एक गेम ऑफ थ्रोन्स, वो भी क्योंकि ख़त्म हो रहा था उसका सीज़न, सिर्फ उतना ही देखा था। कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं। और जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन से सारे अनइंस्टॉल कर दिए थे। नो ट्विटर, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, सिर्फ व्हाट्सएप पर थी और वो भी एक्टिव नहीं थी। ग्रुप्स वगैरह में रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और उसके अलावा टेलीग्राम भी मटेरियल वगैरह डाउनलोड करने के लिए अच्छा है। मैं कहूँगी ग्रुप के बकर से दूर ही रहिएगा। थोड़ा बहुत रिज़ल्ट के आसपास एक हफ़्ता अगर आप ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करें तो बेहतर है। उसके अलावा ग्रुप्स अवॉइड कीजिएगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। जैसे मैंने कहा, पढ़ाई करने का मन ना भी करे ना, सो जाइएगा उस वक्त में और कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए अगर आपने पढ़ने का तय किया है ना, तो जैसे योड़ा कहते हैं ना, डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। तो कुछ ट्राई नहीं है। आप ये एग्ज़ाम ऐसे इस एटीट्यूड से मत दीजिएगा कि हाँ चलो 1 अटेम्प्ट दे के देखते हैं, 2 अटेम्प्ट दे के देखते हैं, 3 अटेम्प्ट दे के देखते हैं। नहीं, आप ये एग्ज़ाम यही सोच के दे रहे हैं कि हमारी रैंक आ रही है बस। तो डू और डू नॉट, देयर इज़ नो ट्राई। तो इसीलिए प्लीज़ बाकी कुछ मत कीजिएगा सिवाय पढ़ाई के। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, आपकी अच्छे से रैंक आए। और आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी थैंक यू कि आपने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं सोशियोलॉजी का अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।